नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से करते हैं। धर्मशाला से कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। बता दें कि मौत के बाद परिजनों ने प्रोफेसर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। परिजनों का दावा है कि छात्रा लंबे समय से जाति भेदभाव और मानसिक रूप से प्रताड़ना का शिकार हो रही थी। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर एसीपी वीर बहादुर ने जानकारी दी है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनवाते हैं। पीड़न उसका किया जा रहा था। धर्म ऐसे भी वीर बहादुर ने इस विषय में जानकारी दी है। धर्मशाला से ये खबर है। कॉलेज छात्र तो कॉलेज छात्राओं और प्रोफेसर पर केस दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। एसीपी वीर बहादुर ने इसके विषय में जानकारी दी। तो कॉलेज छात्राओं और प्रोफेसर पर केस दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। धर्मशाला से ये जानकारी, जहां पर एसीपी वीर बहादुर ने इस विषय में जानकारी दी है। फिलहाल अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश की जा रही है कि क्या वास्तव में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें कितना दम है, और तमाम पहलुओं पर अब जांच किया जा रहा है। दरअसल परिजनों एफआईआर भी इस पे दर्ज हुई है, तो किस प्रकार से सर पुलिस की क्या कार्रवाई है इस पे, और क्या किस प्रकार से देखते हैं इसको? पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत जो है सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि 20 दिसंबर को एक ऑनलाइन माध्यम से सेम हेल्पलाइन से एक कंप्लेंट जो है वो आई थी, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि जो कंप्लेनेंट के द्वारा कि उसकी जो बेटी है वो ये बता रही है कि उसकी 2-3 सहेलियों ने कॉलेज में धर्मशाला कॉलेज में जो भर्ती है, और उसमें हालांकि उसमें बीएड कॉलेज का जिक्र किया था, पहली वाली जो कंप्लेंट थी, और भी उसके साथ जो है वो रैगिंग हुई है और उसको प्रताड़ित किया गया है। जिस कंप्लेंट पे पुलिस ने जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए जो कॉलेज में जिन लोगों के खिलाफ जो है एलिगेशन लगे थे, तो उनसे वेरीफाई की सारी चीज़ें, तो जिसमें ये पता चला कि वो जो कंप्लेनेंट है, बेटी की जो बात कर रहे हैं, कि वो फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, और जुलाई 2025 में जब उसका रिजल्ट आउट हुआ था तो उसके बाद वो उसमें फेल हो गई थी फर्स्ट ईयर में, तो जिसमें उसने रिवैल्यूएशन के लिए जो है वो डाला था, और अभी वो सेकेंड ईयर में आने के लिए एक बात कर रही थी, तो जिसमें उसके जो वहाँ पे प्रोफेसर हैं उनके द्वारा बताया गया कि इसका जो प्रोविज़न है कि फेल होने के पश्चात जो है, जब तक आप रिवैल्यूएशन के दोबारा पास होकर अगर आप नहीं आते हैं तो आपको जो है फर्स्ट ईयर में बैठना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में आप नहीं आ सकते। तो इस तरह की कुछ बातें हुई थी। फिर जब इसके जो परिवारजन हैं उनसे संपर्क किया गया, क्योंकि हम विक्टिम की जो थी, वो जो कंप्लेनेंट था, उसका हमने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी थी, तो फिर पता चला कि वो डीएमसी लुधियाना में जो है वो अंडर ट्रीटमेंट है। उसके पश्चात जो है उसके जो फादर से बात की, तो उन्होंने बताया कि अभी ये ट्रीटमेंट में चल रही है, और जैसे ये स्वस्थ हो जाएंगी और उसके पश्चात जो है हम इससे फर्दर जब हम वापस घर आएंगे तो उसके पश्चात जो है हम पुलिस के पास आके जो है इसमें जो भी हमें लगेगा रेलिवेंट वो हम कार्रवाई करवाएंगे। तो ये कंप्लेंट जो है वहाँ पे इंक्वायरी इसकी जो है वो कंप्लीट कर दी गई थी, और उसके पश्चात इनको उसी आश्वासन पे कि जैसे इन्होंने वापस आना है तो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जो है हम फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। परंतु उसके पश्चात जो है हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो है फैमिली से इसमें नहीं प्राप्त हुई। उसके पश्चात 31 को दिसंबर को जो है ये सोशल मीडिया में जो है वायरल होना शुरू हुए कुछ वीडियोस, जिसमें वो कोई उनको पूछ रहा है, और जिसमें वो बतला रही है कि वो जो कुछ लड़कियां हैं और जो प्रोफेसर हैं कि उन्होंने उसके साथ
प्रताड़ना की है और प्रोफेसर के ऊपर एलिगेशन ये लगाए गए कि उसने जो कुछ अश्लील हरकतें जो है उसमें की हैं, जिसपे फिर जो है इसको फैमिली को संपर्क किया गया कि इस प्रकार सोशल मीडिया वायरल हो रहे हैं तो आप इसके बारे में बताएं। तो जब उनके फादर से संपर्क किया गया तो फादर ने ये बतलाया कि इसकी जो है वो 26 तारीख को ही उसमें डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, और 27 को उन्होंने जो क्रिमेशन है इसका वहाँ पे तपोवन में किया है। इसके बाद इन्होंने जो वीडियो जो था वो पुलिस को हैंडओवर किया, जिसमें वो बच्ची बतला रही है कि इस प्रकार से जो है लड़कियाँ जो है उन्होंने उसको परेशान किया और जो प्रोफेसर हैं भी उन्होंने भी उसको जो है उसके साथ कुछ ऐसी हरकतें की। तो उसके पश्चात उनके बयान पे जो है पुलिस ने एफआईआर दी है 1 तारीख को। एफआईआर यहाँ पे थाने में दर्ज की है और इसमें अभी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। प्रारंभिक स्तर पे हमारी जांच है। इसमें अगर मैं बात करूं तो हमारे जो थाना प्रभारी हैं और जो हमारे लेडी ऑफिसर हैं यहाँ से डीएसपी रैंक की, तो वो मौके पे भी गए हैं, जिसमें हम खंगाल रहे हैं इनका जो विक्टिम का डिजीज का जो फ़ोन है, उसके साथ में हमें और भी जो कोई अगर हमें ऐसे वाइटल एविडेंसेस मिलते हैं, सबसे प्रमुख तौर पे हमारे लिए जो चीज़ रहेगी वो रहेगा उसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट हिस्ट्री है। तो क्योंकि इस दौरान जो है जो फैमिली ने इनका इलाज करवाया है करीब 7 हॉस्पिटल में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में, जिसमें कुछ सरकारी हॉस्पिटल हैं, कुछ गैर सरकारी हॉस्पिटल हैं जिसमें इसकी ट्रीटमेंट हुई है। और तो वहाँ से मेडिकल ट्रीटमेंट हिस्ट्री जो है पूरी पूरी ली जाएगी और ताकि हम कॉज ऑफ डेथ जो है उसका असर्टन कर पाएं और जो न्याय है उनको वो मिल पाए। सर कहीं ना कहीं जो है इस पे पक्ष विपक्ष से भी कुछ अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये तो कुछ और मामला था, रिगिंग नहीं थी या कुछ और चीजें थी। तो इस पे पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? क्या उस पर कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ है अभी तक? देखिए, अभी जैसे पुलिस को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली, जैसे मैंने पहले बताया कि 20 तारीख को ऑनलाइन माध्यम से जो कंप्लेंट मिली थी, अगर उससे पहले हमने जैसे वेरीफाई जो किया है प्रारंभिक स्तर पे, जो हमने पहले जब 20 तारीख को कंप्लेंट के बाद कॉलेज में जाके जो इन्वेस्टिगेशन की है, तो कॉलेज से भी पता लगा कि हर एक कॉलेज में जो है एंटी रैगिंग जो है वो एक कमेटी जो है वो रहती है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रहता है जो कि इसमें कार्य करता है। तो एंटी रैगिंग कमेटी को किसी प्रकार की ऐसी कोई कंप्लेंट जो है प्राप्त नहीं हुई है। इससे पहले भी किसी ऑनलाइन माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, चाहे एसपी कार्यालय हो चाहे थाना हो, थाने में कोई लिखित रूप से कोई ना शिकायत मिली है, ना ही सोशल मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार से पहले कोई ऐसी शिकायत जो है किसी भी एंड पे प्राप्त नहीं हुई है। तो जांच तभी शुरू हुई है जब इस पे एक्चुअल में कंप्लेंट आई है। जैसे 20 तारीख को कंप्लेंट आई, उसके बाद उसको वेरीफाई किया गया, परिजनों से संपर्क किया गया, तो पता चला कि ये जो डिसीज्ड है ये उपचाराधीन थे उस टाइम हॉस्पिटल में लुधियाना में। तो पुलिस ने उसके बाद इसमें कार्रवाई की है और फैमिली ने ये बतलाया था कि जैसे हम वापस आते हैं स्वस्थ होने के पश्चात, तो उसमें हम जो भी हमें लगेगा वैसे हम पुलिस के पास आएंगे और फिर हम फर्दर इसमें कार्रवाई करवाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई है और उसके पश्चात जो है अभी जैसे सोशल मीडिया में बयान चले हैं, उसके पश्चात फैमिली को संपर्क किया गया और फिर उसके ऊपर जो है फर्दर हमने एफआईआर इसमें दी है। अभी सारे पहलुओं की जांच हम लोग कर रहे हैं और जैसी चीज़ें सामने आती हैं हर एक फैक्ट को वेरीफाई करना जो है जरूरी है और उसके पश्चात जो भी चीज़ें सामने आएगी वैसे हम फर्दर जांच को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। जुब्बल के समीप डकैत में बताया जा रहा है कि निर्माणाधीन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण कार्य का शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि ये संस्थान जुब्बल क्षेत्र में बनने वाला एक बड़ा और महत्वपूर्ण संस्थान है, जहां पर आने वाले समय में प्रदेश और देश भर से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे, जिससे शिक्षा का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा और शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। बता दें कि इस संस्थान के निर्माण पर 17 करोड़ रुपए का व्यय किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग के निर्देशानुसार रामपुर के नए बस अड्डे पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का विधिवत शुभारंभ किया गया। ये अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। इसकी थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा निर्धारित की गई है। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रामपुर नरेश वर्मा ने की।
तय किया कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी का काम ना मात्र चालान करना नहीं है, लोगों को इन चीज़ों को अवगत करवाना भी है। तो हमने उनसे आग्रह किया कि सड़क सुरक्षा के जितने भी नियम हैं उसको अपनाया जाए, जैसे कि तेज़ गति से ना चलना, शराब पीकर गाड़ी ना चलाना, जब गाड़ी ड्राइव करने बैठना तो सीट बेल्ट पहनकर ही चलना, दुपहिया वाहन हेलमेट पहन के चलें। इस तरह के जो रोड सेफ्टी के नियम हैं उसको आग्रह किया गया सभी उपस्थित जो कल यहाँ हमने शपथ दिलाई थी। यदि देखा जाए तो सर यहाँ पे किस तरह के मामले जो है अधिक सामने आते हैं जिससे जो है यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए जो है पाए जाते हैं? अक्सर यहाँ हमने रामपुर क्षेत्र और किन्नौर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे देखा गया कि अक्सर जो है शराब पीकर नशा करके गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। क्योंकि इस बार हमने पीछे 2025 में देखा कि किन्नौर में एक्सीडेंट के जो दुर्घटनाओं के मामले हैं वो ज़्यादा बड़े हैं बनिस्बत पिछले साल के। तो उसमें लगातार हम लोगों का प्रयास है कि हम उसमें निरंतर कार्य कर रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि प्रावधान उनके लाइसेंस को कैंसिल तक भी किया जा रहा है। जो चालान रहता है इनका कितना रहता है? चालान इनके डिफरेंट केसेस में हम 2000 से 5000 तक चालान करते हैं। अगर दूसरी बार के अतिरिक्त अगर तीसरी बार उसका चालान होता है तो उसके लाइसेंस को हमेशा के लिए भी रद्द करने का प्रावधान है। पहले तो आप सबको नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं। एक जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक पूरे माह के लिए सड़क सुरक्षा माह घोषित किया है। इसके उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा और उनके अंतर्गत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रामपुर भी इस सड़क सुरक्षा माह जो 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक मनाया जा रहा है, इसमें डिफरेंट तरह के कार्यक्रम होंगे पूरे माह भर। जैसे कि पिछले कल हमने यहाँ HRTC बस स्टैंड में बस चालक, टैक्सी चालक, ऑटो चालक, प्राइवेट बसों के चालक सारे एकत्रित हुए थे और उनको हमने शपथ दिलाई कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए ताकि स्वयं भी लोग सुरक्षित रहे और जनता को भी उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार एक बार फिर से गरीबों के कमर तोड़ने में जुट गई है और पिछले 3.5 वर्षों में इस सरकार ने आम आदमी, गरीब और मध्यम वर्ग का जीना दुश्वार कर दिया है। अब BPL के नए नियम लागू कर गरीबों को योजनाओं से बाहर करने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, वो एक बार फिर से गरीबों की कमर तोड़ने के अंदर जुट गई है। जहां पिछले 3-3.25 साल में आम आदमी का, गरीब आदमी का, सामान्य नागरिक का जीना दूभर इस सरकार ने किया है, वहीं
बीपीएल के नए नियमों को लागू करने की तैयारी कांग्रेस की सरकार ने की है। और ये जो बीपीएल के नए नियम हैं, इन नियमों के इम्प्लीमेंट होने के साथ ही बड़ी मात्रा में वो लोग जो बीपीएल कैटेगरी में वर्तमान में हैं और उनकी संख्या में बड़ी गिरावट आने वाली, यानी जेन्युइन लोग जो नितांत गरीब हैं, वो लोग भी बीपीएल की कैटेगरी से बाहर निकल जाएंगे। ये सोची समझी रणनीति के तहत है। जो ये व्यवस्था परिवर्तन की बात कहते हैं, उस व्यवस्था परिवर्तन नहीं, गरीबों के लिए व्यवस्था पतन की तैयारी के अंदर वर्तमान सरकार जुटी है। केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी सरकार ने नई योजना के नाम पर जी राम जी योजना दी, जिसके अंतर्गत गरीबों के लिए 125 दिन की दिहाड़ी का प्रावधान है और अनेक अनेक प्रकार की सुविधाएं उन लोगों को, दिहाड़ीदार लोगों को उसमें उपलब्ध कराई गई। परंतु प्रदेश की सरकार जिस तरह मनरेगा के अंदर अपना हिस्सा ना डाल करके मनरेगा के लाभ से हमारे ग्रामीणों को, गरीबों को वंचित रख रही थी और उसका ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही थी, उसी तरह से जो जी राम जी योजना है उसके बारे में भी ये अनर्गल बयानबाजी करके वास्तव में गांव के गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। और केंद्र की सरकार ने आपदा की दृष्टि से आपदा प्रभावित गरीबों के लिए जो हजारों करोड़ रुपए की राहत दी है, उस राहत को भी लोगों तक पहुंचाना ये मुनस्सर नहीं कर रहे हैं। उसकी बंदर बांट और हम आरोप लगा रहे हैं कि आपदा का जो पैसा है उसकी बंदर बांट हो रही है। जहां पर वो प्रभावित लोग हैं वहां पैसा लगना चाहिए, वहां नहीं लग रहा। प्रभावित परिवारों को मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा। और प्रभावित क्षेत्रों के अंदर विकास नहीं हो रहा है। इस प्रकार केंद्र की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की सरकार, श्री अमित भाई शाह जी की सरकार ने जो 5,300 करोड़ और 601 करोड़ रुपया जो प्रदेश की सरकार को दिया, उस पैसे का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है और जनहित के कार्यों से हट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।